हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पहले पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स के चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 के हम वेक्टर कैलकुलस के एक और लेक्चर को लेकर आ चुके हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात किया था कि ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव क्या है। उसमें हमने आधा लेक्चर ही पढ़ा था और आधे लेक्चर को हमने बताया था कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और हमने बताया था कि अगले लेक्चर में हम आगे की चीजों को कवर करेंगे। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी हमने क्या समझा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डेरिवेटिव क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम समझने वाले हैं कि वेक्टर डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो जरा ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना, जिससे चीजें समझ में आ जाए। तो देखो, कुछ एक्सटर्नल आवाज हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। रात के बज रहे हैं 8, लेकिन फिर भी आवाज हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखो, चीजों को सुनने की कोशिश करना अच्छे से। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी कण है, कण जो है वह तो ब्रह्मांड में सभी जगह घूम रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई कण यहाँ पर है, ठीक है, यह ऐसे चल रहा है और बज रहे हैं, मान लेते हैं 8:15 हो रहा है। तो 8:15 पर इस पोजीशन पर पहुंचा है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है और यह पार्टिकल कुछ ऐसे करते हुए मोशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ना लिखकर कुछ और बनाता हूं मैं। मतलब क्या हो, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल है जो कुछ ऐसे मोशन कर रहा है कि यहाँ पर ये पार्टिकल ये ऐसे करते हुए मोशन कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है P, कोई पार्टिकल है जो पॉइंट P पर पहुंचा, ठीक है। 8:15 पर कोई पार्टिकल है जो P पॉइंट पर पहुंचा। इस P पॉइंट पर जब पहुंचा तो समय हो रहा है 8:15, यानी कि यह कह सकते हैं कि T समय पर यहां पर एक पार्टिकल पहुंचा P पॉइंट पर। T समय पर एक पार्टिकल है जो P पॉइंट पर पहुंचा, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि यहां पर कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वह कोऑर्डिनेट है x, y और z, ठीक है। ये हम सपोज कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कोई भी पार्टिकल है टाइम t पर p पॉइंट पर पहुंचा, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। चूंकि जो हमारा पार्टिकल है वह क्या कर रहा है, समय पर डिपेंडेंट है। यानी कि जब समय 8:15 हो रहा है तो यहां पर पहुंचा, 8:20 होगा तो यहां पर पहुंचेगा, ऐसे ही बदलता रहेगा, ठीक है। यानी कि समय पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो हमारा x, y, z है, जो हमारा P पॉइंट है, वो भी समय पर डिपेंडेंट है। अगर 8 बजकर P पॉइंट यहां पर है तो 8:15 पर P डैश यहां पर हो जाएगा। यानी कि समझ में आई बात। तो ये हो गया, यानी कि जो हमारा x, y, z है यह भी बदल सकता है, यह भी t पर डिपेंडेंट है। यानी कि जैसे समय बदलेगा वैसे ही यह भी बदलेगा। तो इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लेट x, y, z be the coordinate of a point of a moving particle। लिखो of a moving particle। क्यों? क्योंकि एक मूव करता हुआ एक पार्टिकल है जो ऐसे चलता जा रहा है, एक कर्व शेप भी बना रहा है, ठीक है। कोई मोशन ऐसे भी हो सकता है, कोई मोशन ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा कोई पार्टिकल है जो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि x, y, z बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल यानी कि कोई पार्टिकल है, वो भी एट टाइम t लिखो, एट
टाइम टी पर, यानी कि समय हो रहा है जब टी यानी कि 8:15 मान लेते हैं, तो 8:15 पर एक पार्टिकल है जो पी पॉइंट पर पहुंचा है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। वही चीज हमने लिखा कि x, y, z बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, तो यहां पर अब यह भी लिख सकते हैं, अभी मैंने समझाया, चूंकि यहां पर जो x, y, z जो है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं देन x, y, z are function of time t, are function of t, that is, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो x ऑफ t होगा, और y जो होगा वो y ऑफ t होगा, और z जो होगा वो z ऑफ t होगा। ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे कोई फंक्शन होता है y, ठीक है, कोई वैल्यू है y जो x पर जब डिपेंडेंट होती है, जब यह x पर डिपेंडेंट होता है, तो यानी कि इसमें हम लिखते हैं f ऑफ x, क्योंकि जब x का वैल्यू बदलेगा तो y का भी वैल्यू बदलेगा। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y ऑफ x। ठीक है, यह एक फंक्शन है, f से रिप्रेजेंट करे, चाहे g से रिप्रेजेंट करे, चाहे y से रिप्रेजेंट करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यही सेम चीज हमने यहां पर भी लिखा कि जब हमारा x जो है वो t समय पर डिपेंडेंट है, तो x इज इक्वल टू x ऑफ t, y इज इक्वल टू y ऑफ t, z इज इक्वल टू z ऑफ t हमने लिखा अपनी तरफ से, जिससे हमें सुविधा हो जब हम आगे कुछ भी लिखें तो हम ये समझ जाए कि x ऑफ t x के बारे में बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब यहां पर पॉइंट P है, मान लेते हैं यहां जब चूंकि पॉइंट P है, तो P पॉइंट के बारे में अगर हमें कोई नॉलेज पता करनी है, इसका कोऑर्डिनेट जब हमने निकाला, तो यानी कि कहीं ना कहीं ओरिजिन तो होगा, जो ओरिजिन होगा वहीं से ही तो हमारे पॉइंट निकलते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, यह ओरिजिन है, ओ ओरिजिन ओ जो है हमारे पास, इसका इस P से जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करने का ये मतलब है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक ऐसा परिमाण, एक ऐसा वैल्यू जिसमें परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो। और चूंकि हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, यानी कि हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, और वेक्टर जो होता है वह सदिश राशि खुद ही होता है। तो यानी कि यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर पॉइंट O है और इस P से इसका जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसको अगर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे, वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहे, तो यानी कि यह भी समय पर ही डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब समय बदलेगा तो यह R का वैल्यू भी इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो, और चूंकि यह पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो ऐसे एरो दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, इस O से इस P के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। इस O से इस P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बता रहे हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, पार्टिकल का ही तो बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल फ्रॉम किससे, फ्रॉम ओरिजिन, किससे हम निकाल रहे हैं, ओरिजिन O से निकाल रहे हैं, ओरिजिन O एट टाइम t, एट टाइम t कॉमा। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम जानते हैं वेक्टर फंक्शन जो होता है वह होता है वेक्टर r ऑफ t इज इक्वल टू होता है x ऑफ t यूनिट वेक्टर i प्लस y ऑफ t यूनिट वेक्टर j प्लस z ऑफ t यूनिट वेक्टर k। ये होता है हमारे पास किसी भी वेक्टर के बारे में जो वैल्यू निकालते हैं वही होता है हमारा पास, यह एक वेक्टर फंक्शन है। अभी मैंने समझाया कि वेक्टर फंक्शन कैसे निकालते हैं, a इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर i प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर j प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर k। तो सेम चीज हमने लिखा, यहां पर हमने क्या किया, एक वेक्टर फंक्शन निकाला। क्या निकाला, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन मतलब क्या, एक ऐसा डिस्टेंस जो हमने फंक्शन में बदल दिया।
तो यही हमारे पास हो गया वेक्टर फंक्शन। तो ये एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे बात करते हैं। देखो, जब हमने देखा कि t समय पर यह पार्टिकल जो है, कोई भी पार्टिकल है, t समय पर p पॉइंट पर है। ठीक है, तो अगर इसी समय में बदलाव किया गया, जैसे 8:15 पर यहां था तो 8:20 पर यहां होगा, तो ऐसे ही यहां से अगर हम एक ऐसा वैल्यू निकाल रहे कि यहां पर पॉइंट पहुंच गया, यानी कि p डैश पर वैल्यू, हमारा जो पॉइंट है वो, हमारा जो पार्टिकल है वह p डैश पर पहुंच जा रहा है। किस समय पर? जब समय में डेल्टा t टाइम का इंक्रीज हुआ, यानी कि जब हमारा डेल्टा टाइम, जो हमारे t समय था उस पर पार्टिकल हमारा p पॉइंट पर था, और जब समय t प्लस डेल्टा t हुआ तो हमारा पार्टिकल p डैश पर पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा वेक्टर r t प्लस डेल्टा t, यानी कि हमारा जो समय है उसमें बदलाव किया गया, थोड़ा उस समय को बढ़ाया गया। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि समय जब बढ़ रहा है तो इस वेक्टर r का भी वैल्यू बढ़ेगा। और वेक्टर r का वैल्यू इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है। जब p पॉइंट पर था तो वेक्टर r था, जब p डैश पॉइंट पर पहुंचा तो वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल्टा t हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आगे चीजें देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं एज, जैसे समय में बदलाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समय में बदलाव कर रहे हैं। तो यानी कि यहां लिख सकते हैं एज t चेंजेस, यानी कि जो हमारा समय है जब वह बदल रहा है, जब हमारा समय जो है वह बदल रहा है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल्टा t। जैसे समय में बदलाव हुआ तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, वह यहां से यहां पर आया, तो यानी कि ये हमारे पास एक नया फंक्शन बन रहा है। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं जैसे समय में बदलाव किया गया तो हमारा जो पार्टिकल है एज t चेंजेस एट t प्लस डेल्टा t, यह भी लिख दो, एट t प्लस डेल्टा t टाइम, एट t प्लस डेल्टा t टाइम पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, क्या होगा हमारे पास? पार्टिकल का जो पोजीशन है वह क्या हो जाएगा? वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा, इसमें भी बदलाव होगा। x जो है वह हमने अभी बताया कि वह टाइम पर डिपेंडेंट है, तो जब t समय हो रहा था तो x t था, t समय जब था तो x t था। अब t प्लस डेल्टा t समय होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x ऑफ t प्लस डेल्टा t हो जाएगा। ऐसे ही y और z भी बदल जाएंगे, तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x ऑफ t प्लस डेल्टा t और यूनिट वेक्टर i जैसे पहले था, और यहां पर हो जाएगा प्लस y t प्लस डेल्टा t यूनिट वेक्टर j प्लस z ऑफ t प्लस डेल्टा t एट यूनिट वेक्टर k। ये हो गया हमारे पास एक नया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी हमने जब p पॉइंट पर था पार्टिकल तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था यहां पर, लेकिन जैसे ही हमारा पार्टिकल अपने पोजीशन को बदला, p डैश पर पहुंचा, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कुछ और निकाल लिया। ठीक है, तो यानी कि यहां से हम बना लेते हैं इसको एक इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब इसको मैंने इक्वेशन थर्ड बनाया तो इस पॉइंट P से इस पॉइंट P डैश में जो समय लगा है उस समय के बीच में जो यहां पर डिस्टेंस बदला है, जो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बदला है, r ऑफ t से r ऑफ t प्लस डेल्टा t हुआ है, तो इस समय में जो यहां से हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट बदला है, इस डिस्प्लेसमेंट में अब हम निकालना चाहते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पता करना चाहते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, मेरी बातों पर थोड़ा गौर करना। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दूरी नहीं होता, वो एक ऐसा
दूरी होता है जो उन दो पॉइंट्स में सबसे कम दूरी को दिखाता हो। यानी कि हम इसको नहीं लेंगे, हम केवल और केवल इसको लेंगे। ये हमारे पास डेल्टा वेक्टर आर होगा, जो इस आर में बदलाव हुआ है उसका यह योग होता है। बात समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डेल्टा वेक्टर आर निकालना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जिससे हम आगे चीजें समझा सके। तो यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है हमारे पार्टिकल का पॉइंट भी बदल रहा है। पार्टिकल का जब पॉइंट बदल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी बदल रहा है। जैसे यहाँ ओरिजिन ओ से यहां पर जब था तो वह वेक्टर आर था, यहां पर जब पहुंचा तो वह वेक्टर क्यू मान लेते हैं, यह वैल्यू हमारे पास क्यू के वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। तो यानी कि इसका जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पी डैश पर पहुंचा तो वह भी बदल गया। तो अगर यहां से इस पॉइंट पी से और पी डैश के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको अगर निकालना चाहते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और यहां से हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो वही सेम चीज हम करने वाले हैं। तो यहां पर हम ये करने वाले हैं कि दी चेंज इन डेल्टा वेक्टर आर, ये चीज ठीक है, इन चेंज इन वेक्टर आर लिखो। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेक्टर आर में ही तो बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से वेक्टर आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी बन रहा है। तो इन चेंज ऑफ वेक्टर आर इन इंटरवल, किसमें? इन इंटरवल जो हमारा टी है वह किस में बदला है? डेल्टा टी में बदला है। तो यानी कि इन चेंज टी इन इंटरवल है ये, इंटरवल टी टू डेल्टा टी इज क्या होगा हमारे पास? यहां पर होगा डेल्टा वेक्टर आर, ठीक है, इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है तो इसलिए यहां पर लिखेंगे वेक्टर आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस वेक्टर आर ऑफ टी। ठीक है, अब यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो तीसरा इक्वेशन था उसमें से हम दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इस वजह से यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तीसरा इक्वेशन हमारे पास क्या था? हमारे पास था कि इसको सब्ट्रैक्ट ना करो, ये काम करो, एक और काम कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चूंकि ये दोनों फंक्शन जो हैं, ये जितने भी फंक्शन हमने लिखे हैं ये सभी के सभी फंक्शन हमारे समय पर डिपेंडेंट है, यानी कि टी हमारा जो वेरिएबल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को। तो यहां लिख सकते हैं सिंस मत लिखो, यहां पर लिखो ओ और आर, ठीक है, ओ आर, डेल्टा वेक्टर आर अपान में डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पर लिख दो डेल्टा वेक्टर आर टी ऑफ डेल्टा टी माइनस वेक्टर आर ऑफ टी अपान में यहां लिख दो डेल्टा टी। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन 4। अब जब यहां पर इक्वेशन 4 बन गया है तो अब यहां पर कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि इफ P and P dash are the position of particle at time t, यानी कि मैंने वही जो समझाया वही चीज बता रहा है ये, कि जब t समय था तो पार्टिकल P पर पहुंचा, जब डेल्टा t प्लस t समय हुआ तो हमारे पास पार्टिकल P डैश पर पहुंच गया। सेम चीज वही लिख रहा है यहां पर, तो वही चीज हम लिख देते हैं कि इफ P and डेल्टा P dash are the position of particle at time t and t plus delta t रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां लिख लो रिस्पेक्टिवली, यानी कि वही सेम चीज जो मैंने समझाया कि जब t समय था तो पार्टिकल p पर पहुंचा, जब t प्लस डेल्टा t समय हुआ तो हमारा जो पार्टिकल है वह p डैश पर पहुंच गया। ठीक है, तो यानी कि यहां से लिख सकते हैं सिंस जो हमारा वेक्टर r है या डेल्टा वेक्टर r है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज आर वेक्टर। ठीक है, यह एक वेक्टर है, तो इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब यहां एक वेक्टर यह वैल्यू है और उसमें स्केलर वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं,
वेक्टर वैल्यू में स्केलर वैल्यू से डिवाइड कर रहे, तो यानी कि यह भी एक वेक्टर क्वोशेंट देगा। तो यानी कि यहां लिख सकते हैं दी क्वोशेंट ऑफ डेल्टा वेक्टर आर अपॉन में डेल्टा टी इज आल्सो अ वेक्टर, यह भी एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस प्रकार से यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वेक्टर आर अपॉन में डेल्टा टी इज along chord p dash from p to p dash। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब सुन लो। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा, जब हमने देखा कि p और p डैश जो है वो पोजीशन वेक्टर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब t समय था तो हमारा पार्टिकल जो था वो p पॉइंट पर पहुंचा, और जब t प्लस डेल्टा t समय हुआ तो p डैश पॉइंट पर पहुंचा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो डेल्टा वेक्टर r है, ठीक है, यह क्वांटिटी डेल्टा वेक्टर r, यह क्वांटिटी एक वेक्टर होगी, और जब यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसमें एक स्केलर से डिवाइड किया गया है, तो यह भी एक, जो उसका क्वोशेंट मिलेगा वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और जब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो p से p डैश का जो क्वाड मिल रहा है उस क्वाड की तरफ होगा, ठीक है। यानी कि जब हमारा पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर होगा। अगर पार्टिकल ऐसे मोशन करता तो हमारा जो कॉर्ड है ये इधर का डायरेक्शन होता। समझ में आ गई बात? तो यही सेम चीज लिख रहा है। अब देखो यहां पर लिख लेते हैं एज, जैसे कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि जो हमारा डेल्टा टी समय है यह जीरो की तरफ है, जा रहा है, यानी कि यह जीरो होना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पी डैश पॉइंट है वह पी पॉइंट पर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो डेल्टा टी समय है, जो समय में बदलाव हुआ है, वह जब जीरो होने लग जाएगा तो हमारा पी पॉइंट, पी डैश पॉइंट एक ही पॉइंट बनने लग जाएंगे, यानी कि टी समय बनने लग जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर लिख रहा है, जैसे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होना लग जा रहा है, वैसे ही, अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चीजें समझाते हैं। तो अब इसके आगे की चीजें सुनो और समझने की कोशिश करो। जैसे हमने बताया कि जब डेल्टा टी जो है वह जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि जो हमारा समय में बदलाव हुआ है वह जीरो जब होने लग जा रहा है, यानी कि वहां पर कोई भी समय बदलाव ही नहीं हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो हमारा पी डैश पॉइंट है वह किधर चलाएगा, पी पॉइंट पर। तो वही सेम चीज हम लिख रहे हैं कि जैसे टी जो है, डेल्टा टी जो है वह जब जीरो की तरफ जा रहा है, टेंड्स टू जीरो, तो पी डैश क्या होगा, पी की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। और जब पी की तरफ अप्रोच करेगा तो यानी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं कि एंड द कॉर्ड पी पी डैश टेंड्स टू कोइंसाइड, यानी कि वो एक दूसरे से कोइंसाइड होने लग जाएंगे। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर बात कर रहे हैं, जब यहाँ डेल्टा टी जो है वह टेंड्स टू जीरो हो रहा है, यानी कि यहां से हम इसका लिमिट वैल्यू निकाल सकते हैं। लिमिट वैल्यू जो हमने इंटर में पढ़ा था कि लिमिट फंक्शन क्या होता है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो वही सेम चीज हम बात कर रहे हैं कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर आर हमने अभी निकाला था ना, क्या निकाला था, डेल्टा वेक्टर आर अपॉन में डेल्टा टी, जो हमारे पास इक्वेशन 4 या 5 था जो हमने लास्ट में नीचे लिखा था, वो वाला वेक्टर जो हमारे पास है, वह जो वैल्यू है, जब उस पर हम इस डेल्टा टी को टेंड्स कराते हुए जीरो करेंगे तो वह वैल्यू इसमें बदल जाएगा, यानी कि कुछ नहीं है, बस वही सेम चीज हम लिख दे रहे हैं। और यह एक डिफरेंशिएशन बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहां से आगे हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर ये वैल्यू जब हो गया तो 10, ये वैल्यू जो होगा वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये बात हमें पता है क्योंकि यह भी एक वेक्टर है। तो 10 डेल्टा वेक्टर आर अपॉन में dt इज अ वेक्टर,
ठीक है। अब यह एक वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगा, तो यहां पर लिखा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्फ स्पेस कर्व एट पोजीशन वेक्टर आर डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट एक्स वाई कामा जेड। मतलब कुछ नहीं कह रहा, यह कह रहा है कि जब इस कर्व पर एक हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट मतलब क्या, स्पर्शी। जब हम एक स्पर्शी को ड्रा करेंगे तो यहां पर यह जो इस वैल्यू का जो वेक्टर है, यह वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वह इसी कर्व के टेंजेंट पर होगा, और पोजीशन क्या होगा, एट पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, इसी पोजीशन के साथ ही यह बात करता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि वेक्टर डेरिवेटिव क्या होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, अब अगले लेक्चर में हम सब मिलते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सबको यह वीडियो समझ में आया या नहीं। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए, इस प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।